तो आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। तो देखिए, जो भी भाई बहन यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। तो देखिए, हमारी जो राजीव प्रकाशन की बुक है, इसमें हमारे सामान्य हिंदी के 51 प्रैक्टिस सेट है और आपके नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। और 2024-25 का संस्करण आप देख रहे हैं यहाँ पे। और देखिए, कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी और आपका अंतिम प्रहार होगा। अगर ये आप 51 प्रैक्टिस सेट आप जो कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये आपको PDF के सहित विथ PDF के साथ आपको यह टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराया जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक आपको जो है आपको डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे जाकर अगर किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट है या आपको इसका क्विज का टेस्ट देना है तो आप देखिए, आप जब जाएंगे टेलीग्राम पे तो वहाँ पे आपको कंप्लीट जो है क्विज के साथ इसका टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि इसी तरह के जो है प्रैक्टिस सेट आप देखिए, एक बार आप देख लीजिए फिर आप मुझसे कहना कि आपको प्रैक्टिस सेट कैसी लगी। देखिए, आपके कुल प्रश्न आपके 37 होंगे और ऋणात्मक अंक आपके 0.5 ऋणात्मक आपके अंक यानी माइनस मार्किंग दे रखे हैं। तो आपको देखिए, आपके पेपर वाले प्रश्न इसमें मिलेंगे। पेपर वाले प्रश्न मिलेंगे बिल्कुल आपको हूबहू जैसे आपके पेपर में दिए रहते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और उत्तर सबके देते जाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। और देखिए, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है ऐसे को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। तो कह रहा है पक्षी है, अंडाणु है, अंडज है या अंत्यज है। तो देखिए, इसका विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, अंडज हो जाएगा। देखिए, विकल्प नंबर सी हमारा अंडज हो जाएगा। जिसका जन्म अंडे से होता है ऐसे के लिए एक शब्द हमारा अंडज होता है। और क्या होता है, अंत्यज दे रखा है। क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे आपका अंत्यज दे रखा है। अंत्यज क्या होता है, तो जो नीचे कुल में पैदा हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूँ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है, यानी हमें माइनस बताना है कि अमृत का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए, अमृत का अनेकार्थक शब्द आपका होता कौन कौन सा है। तो अमृत का अनेकार्थक शब्द आपका कौन सा होता है। तो देखिए, एक आपका सुधा होता है। क्या होता है, तो आपका सुधा होता है। और कौन सा होता है, जल होता है। और क्या होता है, तो आपकी मुक्ति होती है। मुक्ति होती है और मृत्यु रहित होती है। क्या होती है, मृत्यु रहित होती है और दूध होता है। लेकिन जो मोती है आपका, ये आपका जो है अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिए, यहाँ पे आपका दूध हो गया और आपका सुधा हो गया, जल हो गया, मुक्ति हो गई और मृत्यु रहित हो गई। ये सब क्या हैं, तो अमृत के अनेकार्थी शब्द हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि अमृत लाल नागर के उपन्यास मानस का हंस के कथा वस्तु हैं। तो देखिए, मानस का हंस पंडित अमृतलाल नागर कृत उनका एक ऐतिहासिक जीवन परक उपन्यास है। इस उपन्यास को तुलसीदास के मानक विकास से किसके, तो तुलसीदास जी के द्वारा जीवन पर आधारित बनाया गया है। तो देखिए, पूछ रहा है कि अमृतलाल नागर के उपन्यास में मानस का हंस की कथा वस्तु क्या है। तो देखिए, यह क्या है, तो इस उपन्यास को तुलसी जी के जीवन के आधार पर लिखा गया है। तो हमारा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानना है। असत्य कथन को पहचानना है। देखिए, कह रहा है कि पहला कह रहा है कि व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन आपके सघोष होते हैं। असत्य कथन बताना है ना हमें। तो यहाँ देखिए, अगर देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है, उस अकॉर्डिंग हमें असत्य पूछ रहा है तो हमें यहाँ पे ऐसे टिक लगा लेना है, ऐसे टिक लगा लेना है। और देखिए, टिक लगा रहेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमें असत्य कथन चुनना है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि व्यंजन वर्गों के तीसरे, कौन से, तो तीसरे, चौथे और पांचवें जो व्यंजन क्या होते हैं, तो आपके सघोष होते हैं। तो देखिए, ये तो हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन आपके आघोष होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और देखिए, तीसरा कह रहा है सी नंबर कि समस्त स्वर संघोष ध्वनियाँ हैं। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डी नंबर कह रहा है कि
सभी विसर्ग सघोष होते हैं। तो देखिए यही हमें रॉन्ग बताना था, यानी असत्य बताना था, यही हमारा असत्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए आपके विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। किसके बाद? तो देखिए विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। यह व्यंजन और इसका उच्चारण है के समान होता है। उदाहरण में जैसे आपके मनः कामना, किसका उदाहरण के रूप में देखें तो क्या होता है? तो आपका मनः कामना, मनः कामना इसका एक उदाहरण हो सकता है। और देखिए 5वां नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प की पहचान करना है। तो देखिए सही विकल्प की पहचान करना है तो यहाँ पे टिक लगा देंगे। सही विकल्प हमें पहचान करना है। तो कह रहा है देखिए 5वां नंबर कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो देखिए ये तो हमारा गलत हो जाएगा। बी कह रहा है कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। देखिए ये तो हमारा कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो अनेक नाम होता है, अनेकों नाम नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे भी अनेकों कह रहा है, यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण का दे रखा है, तो ये भी हमारा नहीं होता। विकल्प हमारा बी हो जाएगा कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। यही वाक्य हमारा सत्य हो जाएगा। शेष आपके वाक्य जो है वह गलत हो जाएंगे। और देखिए क्या कह रहा है 6 नंबर कि निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन कौन सा है 6 नंबर में, यह आपको बताना है। तो देखिए हिंदी में अगर बात करें तो हमारा न, आधा न दे रखा है, ये हमारा क्या होता है? तो नासिक व्यंजन होता है। नासिक व्यंजन में और कौन कौन से होते हैं? देखिए आपका एक तो ड होता है, और कौन सा है? एक तो आपका ईय होता है, ईय भी नासिक व्यंजन होता है। और आपका अड़ भी आपका नासिक व्यंजन होता है, और न भी आपका नासिक व्यंजन होता है, और एक आपका मैं होता है। ये क्या होते हैं? तो आपके पंचमा अक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ये आपके पंचमा अक्षर कहलाते हैं। और विकल्प में जो आपका न दे रखा है ये आपका नासिक व्यंजन हो जाएगा। 7वां कह रहा कि राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? तो कह रहा कि दो पंक्तियों के बीच, या नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा, या एक दिन बोलेंगे पेड़। तो देखिए अगर 7 नंबर विकल्प की बात करें तो 7 का हमारा कौन सा हो जाएगा? तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा दो पंक्तियों के बीच। तो राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? तो दो पंक्तियों के बीच के लिए। और यह अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनके अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा। और देखिए क्या कह रहा है 8 नंबर, करुण रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? ये आपको बताना है। करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव आपको बताना है। तो देखिए करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आपका सुख होता है। करुण मतलब होता है क्या? तो आपका दुख होता है। क्या होता है? तो करुण का अर्थ हमारा दुख होता है। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हमारा हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हमारा हास होता है, हास होता है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? ये आपका वीर है। क्या है? वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह होता है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हमारा शोक होता है। और देखिए ये रति किसका दे रखा है? तो आपका श्रृंगार रस का। किसका? तो श्रृंगार रस का। इसका भाव होता है श्रृंगार रस का रति होता है। तो देखिए विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं आपको सभी विकल्प आपको क्लियर करते चल रहा हूँ। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक करते हुए चले, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। 9 नंबर कह रहा कि अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? अतिरंजन। तो देखिए अतिरंजन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो अतिरंजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतिरंजित हो जाएगा। विकल्प नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है? उत्साह का आपका स्थायी भाव क्या होगा? तो अभी मैं देखिए उत्साह का मैंने आपको बताया है ना। तो उत्साह रस का स्थायी भाव मैंने अभी आपको बताया क्या था? तो आपका वीर रस। वीर रस जहाँ पर देखिए हमारे अंदर गर्व की बात आ जाए, हमारे अंदर जो है एक जोश सा जग जाए, उसी को हम वीर रस की परिभाषा कहते हैं। जैसे हास्य, और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? देखिए हास्य रस दे रखा है ना, हास्य रस का भी बताया मैंने, हास होता है। क्या होता है? तो हास होता है। और करुण रस का क्या होता है? तो करुण रस का आपका शोक होता है। और श्रृंगार रस का क्या होता है? तो आपका रति होता है। मैं एक एक आपको विकल्प जो है क्लियर कराता चलूँगा। कह रहा है 11 नंबर, शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या है? शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए शहर की दाई मुहावरे का अर्थ होता है घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। देखिए आजकल गांव में क्या है, स्त्रियां खाली बैठी हुई हैं,
तो उनका काम क्या है, तो शहर की दाई बनी हुई हैं, यानी घर घर की खबर रखने वाली स्त्री ही होती है। सारे घर की खबर जो है स्त्री आपको ज़रूर बताएगी। और बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। 11 है कि 12 है? 12 नंबर है। कह रहा है देखिए कि मराठा का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो देखिए मराठी का किससे, तुम अब मराठी कहाँ से है, तो आपका महाराष्ट्र से। कहाँ से? तो महाराष्ट्र से। और क्या दे रखा है, आपका 85 अपभ्रंश दे रखा है। ये कहाँ से है, तो आपका 85 का मतलब आपका पंजाब से। कहाँ से? तो पंजाब से। और क्या दे रखा है, महाराष्ट्री का आपका मराठी हो गया। और मगधी का कहाँ से है, तो मगधी का देखिए आपका बिहार हो गया, देखते जाइए, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, और आपका उड़ीसा हो गया। बिहार, बंगाल और उड़ीसा। सौर सैनी अपभ्रंश कहाँ से है, तो सौर सैनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और ब्रज भाषा की खड़ी बोलियों से आपका हुआ है। और देखिए क्या कह रहा है 13 नंबर की, 13 नंबर कह रहा है, थोड़ा सा मैं और बड़ा कर दूँ। देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है कि आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? यानी कहाँ, यहाँ देखिए आपकी इच्छा बता रही है क्या, कि आपको यहाँ पे आशीर्वाद दिया जा रहा है, यानी आपको इच्छावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इच्छावाचक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपकी सेवा आपकी निवृत्त हो, जीवन आपका आनंदमय हो। यहाँ इच्छा वाक्य है, जिस किसी प्रकार के इच्छा या शुभकामनाओं का बोध हो, वहाँ पे हमेशा आपका इच्छा वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। और देखिए 14 नंबर कह रहा है कि सूरीनाम, मॉरिशस, ग्युआन में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे आपकी कौन सी, तो भोजपुरी भाषा बोली जाती है। जैसे यहाँ गोरखपुर आपके पूर्वांचल में आपकी क्या बोली जाती है, बिहार से लेकर पूर्वांचल तक आपकी क्या बोली जाती है, तो भोजपुरी भाषा बोली जाती है। तो सूरीनामा, मॉरिशस एवं गुयाना बोलियाँ जो है भोजपुरी हैं, और भारत में बिहार राज्य की एक प्रमुख बोली है। यह उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है। और देखिए क्या कह रहा है कि हैदराबाद किस राज्य में है, यह किस प्रकार का वाक्य है? हैदराबाद किस राज्य में है? तो देखिए प्रश्न पूछ रहा है ना, यहाँ देखिए प्रश्नवाचक मार्क लग गया, तो आप इसे कुछ नहीं देखना है, आपको प्रश्नवाचक वाक्य पे टिक कर देना है। और देखिए 16 नंबर कह रहा है कह रहा है गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया है? तो ये किसका, तो प्रताप का। किसका? तो प्रताप का। देखिए गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप पत्र का संपादन किया है। ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। सुदर्शन के संपादक कौन है? क्या दे रखा है, सुदर्शन। सुदर्शन के कौन है? तो आपके देवकी नंदन है। कौन है आपके? तो देवकी नंदन है। और क्या दे रखा है, और देवकी नंदन है। और अभ्युदय के कौन है? तो अभ्युदय के मदन मोहन मालवीय हैं। कौन है? तो मदन मोहन मालवीय हैं। अब ब्राह्मण के कौन है? ब्राह्मण के तो देखिए प्रताप नारायण मिश्र हैं। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है कि मंगलेश डबराल, क्या कह रहा है कि मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो देखिए यह कौन सी है, तो हम जो देखते हैं। क्या होता है? देखिए हम जो देखते हैं, जो मंगलेश डबराल को कविता संग्रहालय में हम जो देखते हैं, इनके लिए वर्ष 2000 में, कब, तो वर्ष 2000 में हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। और वर्ष 2022 में, कब, तो वर्ष 2022 में पुरस्कार बद्री नारायण को उनके कविता, देखिए बद्री नारायण को यही पुरस्कार, बद्री नारायण को किसे, तो बद्री नारायण को यही पुरस्कार उनकी कविता तुमड़ी के लिए मिली है। कौन सी? तो तुमड़ी के लिए इन्हें जो है प्रदान किया गया है। और देखिए 18 नंबर कह रहा है कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहेंगे? तो देखिए उसे कहेंगे अजान बाहु। क्या कहेंगे? तो जिसके इस वाक्यांश के लिए क्या होगी, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो, ऐसे व्यक्ति को अजान बाहु कहते हैं। और वह क्या होता है ऐसा व्यक्ति? तो ऐसा व्यक्ति आपका जो होता है एक तरह से अमर आपके होता है। क्या होता है? एक तरह से आपका अमर होता है। जैसे आपके बुद्ध हो गए,
और भगवान राम हो गए, ऐसे व्यक्ति के क्या होंगे, तो ऐसे व्यक्ति की भुजाएं जो होती हैं वह घुटनों तक होती हैं, उसी को क्या कहते हैं, तो अजान बाहु कहते हैं। और देखिए क्या कहते हैं 19 नंबर, जो शीघ्र प्रसन्न हो उसे क्या कहेंगे। जैसे जो शीघ्र प्रसन्न कौन होता है, शीघ्र प्रसन्न भगवान शंकर हो जाते हैं। कौन होते हैं, तो शीघ्र भगवान शंकर जो हैं वे आपके शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, तो आशुतोष कहते हैं। क्या कहते हैं, आशुतोष भगवान कहते हैं, और उनका एक नाम क्या है, तो शिव है। 20 नंबर कह रहा वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं, तो कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, भाई जो काम करेगा उसे कर्ता ही ना कहेंगे, वह कर्ता को बोध कराता है। कर्ता कारक के विभक्ति में क्या होता है, तो ने का होता है। क्या होता है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होकर, यानी इसी तरह से होता है। क्या होता है, तो उदाहरण पे मैं बात करूं तो राम ने पुस्तक पढ़ी, क्या कर रहा है, तो राम यहाँ काम कर रहा है। क्या कर रहा है, राम पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है। आगे देखिए 21 नंबर कह रहा है वधु उत्सव का सही संधि विच्छेद बताना है। वधु उत्सव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। तो देखिए क्या हो जाएगा, वधु प्लस उत्सव हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर सी है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। और इसमें अगर संधि की बात करें तो देखिए अगर इसमें बात करें तो दो वर्णों के सार्थक मेल से क्या जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि क्या होती है, तो देखिए दो वर्णों के सार्थक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो विकल्प हमारा सी तो करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर कह रहा है देखिए कि चितकोबरा के उपन्यासकार कौन हैं। चितकोबरा के उपन्यासकार कौन हैं, तो देखिए ये कौन है, तो मृदुला गर्ग हैं। कौन है चितकोबरा के उपन्यासकार, तो मृदुला कौन है, तो आपके मृदुला गर्ग हैं। देखिए चितकोबरा उपन्यास की लेखिका मृदुला गर्ग हैं। इनकी अन्य भी आपकी रचनाएं हैं, जैसे देखिए आपके उसके हिस्से की धूप, एक और अजनबी, कठगुलाब, जादू की कालीन, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, तीन कैदे, वंशज, कुछ अटके कुछ भटके, ये इनकी रचनाएं हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है 23 नंबर, मैन पावर रिक्वायरमेंट का हिंदी प्राय कौन सा होगा। मैन पावर रिक्वायरमेंट हिंदी का प्राय कौन सा होगा, देखिए क्या हो जाएगा, तो विकल्प हमारा जनशक्ति आवश्यकता। क्या हो जाएगा, जनशक्ति आवश्यकता, यह ध्यान रखिए। और देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है, ये आपका क्या दे रखा है, रिक्विजिशन दे रखा है। क्या दे रखा है आपका, कि रिक्विजिशन दे रखा है कि हिंदी प्राय कौन सा होगा। देखिए रिक्विजेक्शन का हिंदी प्राय क्या होता है, तो देखिए इसका होता है मांग। क्या होता है, मांग यानी डिमांड, अर्थात इस अर्थ का क्या होता है, तो मांग होता है। और देखिए 25 नंबर कह रहा है जिसका अनुभव किया गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसका अनुभव किया गया हो ऐसे एक शब्द क्या होगा, तो देखिए ऐसे के लिए क्या होता है, तो अनुभूत होता है। क्या होता है, तो देखिए जिसका अनुभव किया गया हो ऐसे वाक्य के लिए एक शब्द जो हमारा होता है वह अनुभूत होता है। अन्य जो विकल्प है आपके क्या हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। और देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है कि मैं आपके विचारों से, कह रहा है मैं आपके विचारों से आशांत सहमत हूँ। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो देखिए परिणामवाचक क्रिया का, किस क्रिया का, तो देखिए मैं आपके विचारों से असहमत हूँ, इस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया का विशेषण का प्रयोग हुआ है। और देखिए जिस अभिकारी शब्द से परिणाम या मात्रा का बोध होता है उसे परिणामवाचक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिए। जिस अभिकारी शब्द से परिणाम या मात्रा का बोध होता है उसे परिणामवाचक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 27 देखिए कह रहा है कि बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। कह रहा है बुढ़िया जो है धीरे धीरे चबा रही है, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो देखिए भाई बुढ़िया है तो उसके दांत तो कमज़ोर होंगे, तो वो आपकी धीरे धीरे जो आपकी चबाएगी, चाहे वो आपका खाना हो गया, चाहे कोई स्नैक्स यानी जलपान हो गया, वह उसे धीरे धीरे चबाएगी। तो इसी को पूछ रहा है कि भाई यह कैसी आपकी क्रिया है। तो देखिए यह जो आपकी है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कैसी है,
तो ये आपकी रीतवाचक क्रिया विशेषण है। अब सुनिए, और कि जिस अभिकारी शब्द से क्रिया के संपन्न होने की विधि या तरीके का बोध होता है उसे रीतवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए कि जिस अभिकारी शब्द से क्रिया के संपन्न होने की विधि या तरीके का बोध होता है उसे रीतवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और देखिए क्या कह रहा है 28 नंबर, कि हे मेरे प्यारे देशवासियों। यहाँ देखिए आपका क्या दे रखा है, तो यहाँ पे आपका विस्मयादि बोधक का चिन्ह दे रखा है। कह रहा है कि गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे मेरे देशवासियों में कौन सा कारक है? तो कौन सा है? संबोधन हो रहा है ना, तो संबोधन हो रहा है। जब देखिए कोई आपके स्टेज पे चढ़ता है तो आपके बारे में या देश के बारे में कुछ कहता है तो वह क्या करता है? तो संबोधन देता है। तो विकल्प हमारा डी तो करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर देखिए कह रहा है प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? तो देखिए प्रत्यक्ष में हमारी यण संधि है। कौन सी? देखिए प्रत्यक्ष शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? तो देखिए प्रति प्लस क्या होता है? तो हमारा अच्छ होता है। क्या होता है? तो प्रति प्लस अच्छ होता है। यहाँ पे इकोयवाची स्थानीय अंतरण सूत्र से यण हुआ है। आगे देखिए 30 नंबर कह रहा है कि पूर्ण विराम के स्थान पर एक और अन्य चिन्ह भी प्रचलित है। यानी आपका पूर्ण विराम तो आपका ये होता है। कह रहा एक और चिन्ह भी आपका प्रचलित है। इनमें से वह चिन्ह आपका कौन सा हो सकता है? तो देखिए वह कौन सा हो सकता है? तो आपका फुल स्टॉप हो सकता है। क्या हो सकता है? फुल स्टॉप हो सकता है। यानी फुल स्टॉप के लिए बिंदु कौन सी होती है? तो आपकी ये वाली बिंदु होती है, फुल स्टॉप चिन्ह का प्रयोग होता है। और देखिए कह रहा है नया दाना नया पानी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आपने गांव में खूब आपका ये वर्ड का यूज आपने गांव में खूब किया होगा। यानी शहरों में भी इस तरह के जो है आपके वाक्य देखने को मिलते हैं, नया दाना नया पानी। तो इस लोकोक्ति का अर्थ तो आपको पता ही होगा। क्या होता है? तो नई नौकरी। क्या होती है? जब आपकी जो है आप पुलिस बन जाएंगे तो आपको हर जगह नया दाना नया पानी आपको खाने पीने को मिलेगा। इसी को लोकोक्ति को अर्थ है नई नौकरी। और देखिए 32 नंबर क्या कह रहा है कि लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लड़ाकू प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय क्या होता है? तो देखिए आपका जो वाक्य के पीछे लगकर उसके अर्थ को जो है परावर्तित कर देता है। तो क्या है? लड़ाकू। जब हम बोलेंगे तो हमारा आकू प्रत्यय निकल के आएगा। और देखिए यहीं पे आपका क्या होता है? तो उपसर्ग होता है। ये क्या लगता है? तो वाक्य के आगे लगता है और उसके वाक्य को परिवर्तित कर देता है। अब देखिए हमारा क्या आ गया? तो हमारा अनुच्छेद आ गया। यहाँ से आपको अगर ऐसा अनुच्छेद आप करते हैं तो आपको 5 नंबर आपका फिक्स है। एक ऐसा आपका अनुच्छेद कर लेते हैं, आपको 5 नंबर तो फिक्स है। तो देखिए चलिए इसको पढ़ते हैं। कह रहा निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विद्या है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के में भी किया जाता है। निबंध के प्राय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव को भी उल्लेखित किया जाता है, लेकिन साहित्य और आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध है। इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती है। उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती है, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधता से ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्तित्व का गुण संप्रधान होता है। और कह रहा हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु से होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के आधुनिक अनुकूल हैं। मोटे रूप से स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य की केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियाँ दिखाई पड़ती हैं। सामायिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है। भविष्य की संभावनाएं खुलती जानी पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतेंदु युग को इतिहास
या इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। तो देखिए ये तो हमारे निबंध थे। चलिए अब हम इसका क्या देखते हैं, अब इसके हम उत्तर देखते हैं। इसके अब हम क्या देखते हैं, तो इसके अब उत्तर देखते हैं। तो देखिए और भी है, उसका मैं एक बार देख लेता हूँ। 33 से था ना, नहीं अब नीचे नहीं होंगे, 33 से था ही हमारा। देखिए क्या करा है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, 33 में पूछ रहा है। तो प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो हमने निबंध पढ़ा था ना, तो निबंध क्या है यही हमसे पूछ रहा था। तो क्या है, तो निबंध क्या है, क्या होगा, यही इसका शीर्षक होगा। 34 कह रहा है हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ है। तो हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ है, तो देखिए आपका भारतेंदु युग से दिया था ना, तो भारतेंदु युग हम लगा देंगे। और देखिए कह रहा है कि निबंध के संदर्भ में आपको असत्य कथन बताना है। तो असत्य कहाँ जहाँ लिखे पहले हम यहाँ पे ऐसा क्रॉस कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ऐसा क्रॉस लगा देंगे, तब हम जो है पढ़ेंगे वाक्य को। देखिए तो विकल्प हमारा असत्य डी हो जाएगा कि वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व या व्यक्तित्वता का गुण नहीं होता है, तो यही हमारा असत्य हो जाएगा। और आगे देखिए कह रहा आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है, तो देखिए गद्यांश के अनुसार आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है, तो स्वाधीनता है। क्या है, तो स्वाधीनता है, विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 37 नंबर कह रहा है कि भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। क्या बताना है आपको, अगर इस तरह से क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको मार्क कर लेना है। क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है, सत्य कथन बताना है। तो देखिए कह रहा है पहला गद्य और गद्य काव्य विद्या के प्रचलन भारतेंदु से होता है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है बी कि हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ हुआ, तो बिल्कुल सत्य कह रहा है, ये हमारा निबंध में दे रखा है, तो बिल्कुल हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे 37 नंबर क्वेश्चन थे। 37 हमने कैसे देखिए आज का पहला क्लास है, तो देखिए आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। और यह क्लास आपको डेली क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई बहन जो हमारे जुड़े हुए हैं हमसे क्लास वाले से, वह ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और देखिए शेयर तो ज़रूर करें। और देखिए टेलीग्राम पे इसका आपको जो है PDF के तौर पर आपको यह प्रैक्टिस सेट आपको अपलोड कर लिया जाएगा। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, या तो देखिए आपको यहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी भाई बहनों जो है निरंतर प्रयास करते रहिए। और देखिए बिना परिश्रम के आजकल कुछ नहीं मिलता, तो बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता, तो आप देखिए परिश्रम करते जाइए। और हमारा काम है आपको पढ़ाना, आप जो हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको जो है आपके टारगेट तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो।